त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ऐसे समझिएगा कि देश चलाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल लोकसभा महत्वपूर्ण है या राज्य में मुख्यमंत्री का ओहदा होता है, विधानसभा महत्वपूर्ण है, वैसी ग्राम पंचायत जो है वह लोकसभा और विधानसभा का हैसियत रखता है। यानी कि सभी चीजों में मुखिया का ही भागीदारी नहीं बल्कि वार्ड सदस्य का भी होता है और आम जनता का भी होता है। जैसे केंद्र में और राज्य में मंत्री बनाए जाते हैं वैसे यहाँ भी मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो क्या इसमें अस्थायी समितियां भी कुछ होती है? हाँ, उस मंत्रिमंडल को अस्थायी समितियां कहते हैं। तो अस्थायी समितियां में सभी चीजों के लिए मुखिया ही अध्यक्ष रहते हैं कि वार्ड सदस्य को भी मिलता है? सिर्फ एक समिति, जैसे प्रधानमंत्री के पास जो अधिकार होता है वो जिसका वो अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से मुखिया जी एक समिति के सिर्फ अध्यक्ष होते हैं। बाकी जो समितियां हैं उसके जो अध्यक्ष होंगे या मंत्री कहिए वो वार्ड सदस्य रहेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो में बताएंगे कि मुखिया और वार्ड सदस्यों का किन किन चीज़ों में क्या अधिकार है। उस अधिकार के लिए हमारे पास पंचायती राज विभाग का एक किताब है और इस किताब में जो छपा हुआ है, जो सरकार ने निर्देश दिया है, उससे हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, प्रमाण के साथ हम बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि वार्ड सदस्य का क्या अधिकार है और मुखिया जी को क्या अधिकार है और कहां पर किस अधिकार से मुखिया जी वंचित रहते हैं और वार्ड सदस्य वंचित रहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। तो हम आज आपको बताएंगे कि जो पंचायती राज अधिनियम जो 2006 के धारा 25 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायतों में कार्यों का बंटवारा किया जाए ताकि वह सही ढंग से विकास कार्य हो सके। बंटवारा कहे तो मुखिया जी अपने वार्ड सदस्यों और जनता के बीच में नहीं, मुखिया जी अपने मंत्रिमंडल मतलब जो उनका सदस्य वार्ड सदस्य चुने गए हैं उनके बीच बंटवारा करेंगे और कुल 6 मंत्रिमंडल या 6 समितियां बनाई जाएगी, लेकिन जिसमें एक समिति जो है मुखिया जी के पास रहेगा, बाकी 5 समितियां वार्ड सदस्यों के। लेकिन मुखिया जी तो चाहते हैं कि जो मेरे चहेते वार्ड सदस्य हैं उसी को हर चीज में रखें। एक वार्ड सदस्य 3 से ज़्यादा समितियों के अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, उसका सदस्य भी नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष मात्र एक समिति के रह सकते हैं और मुखिया जी एक समिति से ज़्यादा के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। यानी कि उनका जो मुख्य होगा, जैसे मुख्यमंत्री मुख्य चीज को रखते हैं, हाँ, उसी प्रकार से मुखिया जी मुख्य चीज को अपने अंडर में तब समझ में आएगा जब 6 समितियां का नाम जानिएगा। तो 6 समितियां का नाम थोड़ा बता दीजिए फटाफट अंदाज में। फटाफट अंदाज बता दें। हम बता देना चाहते हैं कि पहला जो उनकी समितियां हैं, योजना समन्वय एवं वित्त समिति, ये मुखिया जी के पास में रहेगा ना। हाँ, दूसरा जो है उत्पादन समिति और तीसरा है सामाजिक न्याय समिति, तीसरा है शिक्षा समिति, चौथा हुआ शिक्षा समिति, चौथा है शिक्षा समिति और 5वां हुआ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और 6ठा हुआ लोक निर्माण समिति। ये 6 तरह की समितियां हैं जो ग्राम पंचायतों के कार्य को काफी विस्तृत रूप से देख रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति क्या है। योजना समन्वय वित्त समिति यह समितियों की समिति है, जो नीचे जो 5 समितियां हैं उसकी समिति है। यह अन्य समितियों के कार्यों को अपना कार्य करते हुए अन्य कार्यों के जो अन्य समितियां उसके कार्यों को निष्पादन करती है, उसका देख रेख करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है जिसका जो अध्यक्ष होंगे वो ग्राम पंचायत के मुखिया जी होंगे। और दूसरा हुआ उत्पादन समिति। इस समिति के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, डेयरी, मुर्गा पालन, इसको कुक्कुट पालन कहते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, खाद्य एवं कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, मतलब जो रोजगार से संबंधित जो भी योजना है। इसमें डेयरी भी आता है ना, डेयरी भी आएगा, दूध और खास करके गरीबी उन्मूलन का कार्य करेगी। जैसे समूह बनता है जो गांव में, उसका भी देख रहा कि समितियां करेगी। तीसरा है आपका सामाजिक न्याय समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। देखिए, ग्राम पंचायतों में बिहार में आरक्षण की व्यवस्था है। उनके आरक्षण की व्यवस्था है कि ऐसे लोग चुन कर आए, पद पर बन रहे, लेकिन जो दबा कुचला तबका है उसको देख रेख करने के लिए भी ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था दिया गया है। सामाजिक न्याय समिति में यह समिति जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए, महिलाओं और बच्चों को कल्याण के लिए, यानी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक, यानी सब तो हो गया, सबका कल्याण, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और कल्याणकारी यानी सामाजिक तौर पर भी इसको कार्य किया जाता है। देखिए चौथा है
चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण समिति शिक्षा है, समिति। शिक्षा समिति है। इसमें वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है और जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हीं में से किसी को चुनकर सचिव बना दिया जाता है। तो नहीं, वो तो विद्यालय की समिति दूसरा हाँ। हुआ, लेकिन शिक्षा समिति जो है ये शिक्षा समिति ग्राम पंचायतों में काम हाँ, तो करती है। यहाँ पर जो है सर, इस समिति के जिम्मे मुख्य प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जन शिक्षा जिसको कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय और हो गया, सांस्कृतिक जो कार्यकलापों को देख रेख देखिए करना है। शिक्षा जो इसके अंतर्गत जो आया, शिक्षा समिति के अंतर्गत उसमें जो है पंचायतों को विद्यालय के सौंदर्यीकरण करने का भी जिम्मा मिलता है, मिलने वाला है। हाँ। अभी मिलने वाला है ना पिछले लेकिन अगर कोई पहुंच पथ नहीं है, विद्यालय तक जाने का रास्ता नहीं है, तो वो समिति के अनुशंसा पर वो रास्ता बनाया जो जा सकता है। मुखिया का पद समाप्त हो गया था कार्यकाल, उसके बाद में क्या समिति बनी थी आपको शायद याद होगा, परामर्शी समिति। परामर्शी समिति ने कहीं कहीं स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोसीडिंग में लिए हैं। हाँ, लिए हैं, पेयजल की आपूर्ति के लिए भी लिए हाँ, हुए तो हैं। उसमें स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को कर सकते हैं। और इस नियम में भी लाया जा रहा है कि अगर स्कूल में चारदीवारी नहीं है तो वहां पर भी जो है मनरेगा के तहत चारदीवारी का भी निर्माण करेंगे। तो यह भी महत्वपूर्ण उनका कार्य है। और 5वां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। इस पर प्रधानमंत्री का भी ध्यान रहता है। लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाएंगे। देखिए नाली तो बन जाता है, 7 नाली बन गया, अब उसको साफ सफाई की जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन उसको साफ सफाई करवाएगा? तो लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी जो भी किसी भी तरह की परेशानी है उसका एक समिति देख रेख करेगी, यानी कि जिसको जिम्मा मिलेगा। और 6ठा है लोक निर्माण समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है यह जो लोक निर्माण समिति जो हो गया, इसका मतलब ग्रामीण आवास हो गया, जलापूर्ति हो गया, सड़क, आवागमन, अन्य माध्यमों में ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली के बाद विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण के साथ साथ इनका देख रेख करने का भी जिम्मेवारी, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी इनको मिली है। हम लोग फटाफट कर लें कि समितियों के अध्यक्ष कौन रहेंगे और कैसे रहेंगे, इसको भी, समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे इसको भी आप जान लीजिए। तो हम बात करते हैं कि समितियों का कार्य क्या है। तो इन सभी समितियों का गठन, सबसे पहले तो जो भी समिति के सदस्य या अध्यक्ष या जो सचिव बनेंगे वो सबसे पहले नियमों का पालन करेंगे। ये नियमों के अनुसार अगर गठन नहीं होगा तो समिति ही वैध नहीं होगा, अवैध घोषित कर दिया हाँ जाएगा। जो व्यवस्था है समिति के गठन का, उस व्यवस्था को तो इसमें मुखिया जी को खास नजर रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि जिस समिति का हम गठन कर रहे हैं, जिसको अध्यक्ष बना रहे हैं, वो नियमानुकूल है कि नहीं। खास करके मुखिया जी को नहीं, वार्ड सदस्य साहब को भी एकदम ध्यान रखना होगा कि नियम के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बन जाएगा समिति के अध्यक्ष। सर के हर कार्य में एक ही वार्ड सदस्य को घुसेले चल जाएगा तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। पूरा हम लोग नियम बताएंगे पब्लिक को, जनता को हम बताने वाले हैं वो नियम। उपयुक्त जितने भी समितियां हैं उसका अध्यक्ष के साथ साथ न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। जी, अध्यक्ष के साथ जितनी भी समितियां हैं, अध्यक्ष के साथ हो जाए न्यूनतम 3 अधिकतम 5 समिति के। और नियम क्या कर रहा है सर, प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निष्पादन हेतु विशेषज्ञ एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में अधिक से अधिक 2 सदस्यों को समिति का ऑप्ट कर सकती है, मतलब उसको रख सकती है आम जनता के बीच, यानी कि जो उस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। मान लीजिए कि आप हैं शिक्षा में अच्छा जानकारी रखते हैं, तो शिक्षा समिति में आपको रखा जाएगा, आपसे विचार लिया जाएगा, विचार आपसे लिया जाएगा। समिति में रहेंगे तो समिति में अपना विचार, ताकि योगदान समिति अच्छा से काम कर सके। और बता दें, योजना एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, जो पहला नंबर की हम बात कर रहे थे। और निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित रहेगा, मुखिया जी ही अध्यक्ष नामित करेगा। योजना समन्वय एवं वित्त समिति सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं रखेगा। मुखिया अपने पास ये जो पहला नंबर के जो समिति है उसके अलावा कोई अन्य समिति का प्रभार अपने पास नहीं रखेंगे, मतलब उसका सदस्य तो रहेंगे लेकिन अध्यक्ष नहीं रहेंगे। और प्रत्येक समिति का न्यूनतम 1 महिला सदस्य होगी। हाँ, जो भी प्रत्येक समिति में है एक महिला, अगर महिला वार्ड है तो अध्यक्ष ही रहेंगे, तो रहेंगे ही। हाँ, अगर नहीं है तो एक महिला उसमें जो जनता से ले लेना है, विशेषज्ञ को जो रखना है रखेंगे। सामाजिक न्याय समिति का 1 सदस्य उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा। सामाजिक न्याय जो समिति है, जो इनके लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है, उसमें एक सदस्य अगर जो भी उपलब्ध है वार्ड में, अगर अनुसूचित जाति के उपलब्ध हैं तो उसमें से देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो
ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य 3 समितियों से अधिक में नहीं रहेगा। हाँ, वार्ड सदस्य जो अगर अपने एक समिति के अध्यक्ष हो गए, अब बाकी 2 में सदस्य रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सब में आप सदस्य रह जाइए, नहीं, वो गलत हो जाएगा। नहीं पंचायत सचिव योजना समन्वय वित्त समिति का सचिव होगा। हाँ, इस समितियों का जो सचिव होंगे, जो पंचायत समिति के पंचायत सचिव जो होते हैं, जो ग्राम सेवक भी, हम लोग कहीं कहीं ग्राम सेवक भी सचिव होते हैं, जो VLW भी सचिव होते हैं, तो अगर उनके उस समिति के भी सचिव रहेंगे, तो वित्त का विभाग उनके पास रहेगा। हाँ, ग्राम पंचायत के तो सचिव हैं ही, इन समितियों के भी वो सचिव रहेंगे। जिला पदाधिकारी उनके द्वारा हाँ, बता दे रहे हैं, जिला पदाधिकारी अगर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है सचिव के लिए, तो वह अन्य पदाधिकारी भी उस समिति के सचिव, सरकारी कर्मी सचिव होंगे। हाँ। और कहा जा रहा है कि उनके द्वारा इनके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अन्य अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित कर जिला पदाधिकारी कर सकते हैं, मुखिया जी नहीं कर सकते हैं, जिला पदाधिकारी करेंगे, डीएम साहब करेंगे। देखिए अंतिम पॉइंट करा है, ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधीन अस्थायी समितियां उपयुक्त कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। इनके लिए क्या क्या कार्य है? क्या कार्य? देखिए, पहला है इनका मुखिया जी की जिम्मेवारी है, ध्यान से सुनिएगा। मुखिया जिम्मेवारी जो धारा 17 में उल्लेखित है, हाँ, पंचायती राज अधिनियम के धारा 17 में उल्लेखित है। इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अधिकार है, जिम्मेवारी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना, यानी कि नियमित रूप से आप ग्राम सभा की बैठकें करें, आम ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकें करना है, और उसकी अध्यक्षता भी आपको करना है। जो भी प्रोसीडिंग लिखाएगा तो उसमें अध्यक्षता मुखिया जी का ही होगा। अब बैठकों का कार्य मतलब व्यवहार संभाला, उससे अनुशासन को कायम रखना भी। हाँ, और जो भी बैठकी आप करिए तो उसमें सबसे पहले अनुशासन का पालन करवाइए। हाँ, और तीसरा कह रहे हैं कि 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठक होना बहुत जरूरी है। चौथा, पूंजी कोष, यानी कि हर 3 महीने पर एक बैठक होना। हाँ, और पूंजी कोष पर भी विशेष नजर रखना आपको है कि कितना आपके पास पूंजी है और क्या क्या कार्य आपको इसमें करवाना है। आमदनी अठनी खर्चा रुपया नहीं करना है। ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देख रेख भी करना है मुखिया जी को। हाँ, और कार्यरत ग्राम पंचायत में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जैसे RTPS काउंटर ग्राम पंचायतों में शुरू हो जाएगा, सचिव होते हैं, लगान रसीद काटने वाले जो होते हैं, उनका भी देख रेख करना है कि नहीं कि जनता लोग दौड़ रही है, कर्मचारी को ढूंढ रही है, कर्मचारी मिले नहीं रहे। बताइए कि अगर पंचायत में पोस्ट ऑफिस होता है, जी, बैंक होता है, स्कूल होता है, तो इसका भी देख रेख मुखिया जी करेंगे। मुखिया जी को ग्राम सभा में इसको ले सकते हैं, उसका अनुशंसा लेके आप संबंधित वरीय अधिकारी को लिख सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। हाँ। अगर मुखिया जी अगर चाहें, अब है कि अगर मान लीजिए कि हम अपने पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए हम जनता दरबार लगाएं और उसमें अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके प्रमुख को महीना में या 2 महीना पर बुलाकर सारे चीजों पर विचार करें, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? मुखिया जी को अधिकार है, अधिकार है, यानी लिखित रूप में उनको सूचना देना आप दे सकते हैं मुखिया जी। और देखिए आगे कार्य क्या बताते हैं। ग्राम पंचायत की कार्य योजनाओं प्रस्तावों को लागू करना, यानी जो प्रस्ताव आप बैठक में लेते हैं उसको कार्य योजना जो बनाई है उसको लागू करना इन समितियों का ही काम, यानी कि आप प्रोसीडिंग में ले लिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है, अलग से काम कर रहे हैं। यानी जो काम करवाना है उसको प्रोसीडिंग में प्रस्ताव में लेना है। जान लीजिए प्रस्ताव नंबर 1, प्रस्ताव नंबर 2, प्रस्ताव नंबर 3 हर बैठक में इस तरह के करना चाहिए। नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्ट्रियों के रख रखाव का इंतजाम करना चाहिए। रजिस्टर खोले हैं तो उस रजिस्टर पर आपको रख रखाव पहले तो उसको प्रमाणित करना है, कितना पन्ना है, और पेजिंग कर लीजिए, और उस पर लिखिए प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तिका में इतने पेज हैं, और उसके बाद रख रखाव बढ़िया से करना है, नहीं कि मतलब जैसे फेंक दिए। ग्राम पंचायत द्वारा तय किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम करना होगा। खास करके नल जल योजना में जो व्यवस्था 30 रुपया लेना है, लेकिन कहीं लिया नहीं जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। और विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना। हाँ, जैसे निर्माण कार्य है, ईंट कहाँ से आएगा, इस सारे चीज का मैंने जिम्मा इनके जिम्मे रहेगा, समितियों के जिम्मे ही रहेगा। राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेवारियां और कार्यों का पूरा करना होगा। महत्वपूर्ण, जैसे 15वीं वित्त की योजनाएं आ गई और इसको कहना है कि इससे शौचालय बनवाना है, तो उसी के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्राम सभा में कुछ और ले लीजिए प्रस्ताव। अच्छा, मुखिया जी जानना चाहेंगे कि हमारे पास में क्या क्या स्टाफ होंगे।
मुखिया जी के पास तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होते हैं, जिसकी नियुक्ति नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी होता है और उसके सभी कर्तव्यों निष्पादन सरकारी निर्देशों के अनुसार होता है तथा बिहार ग्राम पंचायत सचिव एवं नियुक्ति अधिकार कर्तव्य नियमावली 2011 के तहत करना होगा। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संचालन के लिए भुगतान के आधार पर अवैतनिक कर्मचारियों या व्यावसायिक की सेवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दे सकती है। ग्राम पंचायत जो है अवैतनिक कर्मचारी रख सकते हैं मुखिया जी, लेकिन निर्देशानुसार सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि आप वरीय पदाधिकारी से सहमति के बाद ही रख सकते हैं। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, जब सरकार जो है ग्राम सरकार भवन जब संचालित हो जाएगा तो सिर्फ इतने ही कर्मचारी नहीं रहेंगे, इसके साथ सरकार पंचायत भवन में आपको डेटा ऑपरेटर मिलेंगे, फिर डेटा एनालिसिस करने वाले मिलेंगे, आरटीपीएस काउंटर के लिए अलग से बहुत जगह सरकार भवन, बिहार सरकार भवन मैंने बना भी है और बहुत बनने वाला है, बना हुआ है, बनने वाला भी है। तो वो जब पूर्णतः कार्यरत में आएगा तो कर्मचारियों की संख्या 7-8 हो जाएगी। आवश्यकता अनुसार आप अवैतनिक कर्मचारी भी रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने बताया कि वार्ड सदस्य के साथ साथ मुखिया जी के क्या जिम्मेवारियां हैं, कौन मंत्रिमंडल है और क्या उन 6 समितियों कार्यों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि सारे हमारे जो व्यूअर्स उनको समझ में आ गया होगा। और मुखिया जी के और क्या क्या कार्य है, उप मुखिया का क्या कार्य है, वार्ड सदस्य क्या क्या देखेंगे। तमाम चीजों के लिए हमारे साथ बने रहिए, प्रत्येक दिन आपको नया चीज मिलेगा। और आप जितना आप कहते हैं कि आपके वीडियो देख देख कर हमने वार्ड बन गया, मुखिया बन गया, तो इस बार भी आप कहिएगा कि आप बीच रास्ता में, बीच मझधार में नहीं छोड़े हैं, बल्कि नियमों को जानकारी दर्शन करते रहेंगे। आप थोड़ी से बात में लटके हुए झटके हुए मत महसूस कीजिए, हर नियम के अनुसार काम कीजिए, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। और जिस नियम के अनुसार सरकार ने नियम जो बनाया गया है, सरकार के द्वारा बनाया गया, उस नियम के अनुसार काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपके वार्ड में, आपके पंचायत में, आपके जिले में नाम होगा और डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। जनता के आप चहेते बने। किसी भी जानकारी नहीं है आपको तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए तैयार है। हम आपके लिए अध्ययन करते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं, और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट में बताइएगा, उसे आप जरूर बताया जाएगा। ये फेर में मत रहिए कि हम इनको फोन करेंगे और फोन करके समस्या का निदान करेंगे। जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में, हम लोग जो हमारी टीम जो है प्रत्येक कमेंट को देखती है और उस कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप फोन करके परेशान, अति आवश्यक होने पर ही आप फोन करें। फोन देखिए, फोन तो विज्ञापन के लिए है, क्योंकि हमारे चैनल चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और कोई सरकार तो हमको पैसा देता नहीं है। तो वो जो दिया हुआ है, जो फोन नंबर दिया हुआ है, अगर हमें आप आर्थिक मदद देना चाहते हैं, कैसा आते हैं, चंदा नहीं आपसे मांग रहे हैं। अगर आपका कोई संस्थान है, कॉलेज है, स्कूल है, उसका विज्ञापन चलाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उस विज्ञापन को हम लोग प्रसारित करते हैं, उसके एवज में कुछ हमारी टीम जो है शुल्क रखी हुई है, उसी से हमारा चैनल चलता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी बात और आपकी बात। अगर किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उन सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।